Hello and welcome everyone to Mama's Academy. How are you all? I hope you must be doing well. So today in our English grammar subject, our topic is subject and predicate. We will know about subject and predicate, direct object and indirect object. But before starting this, I would like to recall one thing and that is sentence और जो हम अपने लास्ट की वीडियो में पढ़ चुके हैं तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज अ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस यानी जो वर्ड्स का ग्रुप होता है यानी किसी लाइन में जहां पर आपको बहुत सारे वर्ड्स दिखे लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस बनाए तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस सो how many parts are there in a sentence? A sentence has two parts, subject and object. जी हाँ, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसी के साथ ही पूरा होता है हमारा सेंटेंस तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं द पार्ट which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence यानी वो पार्ट जो हमें किसी पर्सन या किसी चीज या किसी एनिमल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे पूरी तरह से बताए वही होता है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल शी इज अ गर्ल अब आप यहां देखिए कि हम इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं शी की शी यानी एक लड़की की शी इज अ गर्ल वो कौन है वह एक लड़की है तो यहाँ जो शी है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ क्योंकि हम इस पूरे सेंटेंस में शी की बात कर रहे हैं शिखा रन्स वेरी फास्ट हु रन्स वेरी फास्ट शिखा यानी इस लाइन में हम किसकी बात कर रहे हैं शिखा की इस सेंटेंस में हम शिखा की बात कर रहे हैं सो हियर शिखा विल बी सब्जेक्ट what he eats is very healthy यानी उसके बारे में बात कर रहे हैं नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि बाकी जगहों पे तो शी या नेम ये रहा सब्जेक्ट और यहाँ पे what he ये कैसे हो गया सब्जेक्ट तो इसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी बिकॉज देयर आर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन अ सेंटेंस ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट तो ये जो होगा हमारे यहाँ पर एज अ फ्रेज के रूप में यूज हुआ है what he जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी सो हियर आवर सब्जेक्ट इज क्लियर नाउ वी विल सी प्रेडिकेट व्हाट इज अ प्रेडिकेट द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस जी हाँ वो पार्ट जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताए उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट फॉर एग्जाम्पल शी इज अ गर्ल अब वहां देखिए सब्जेक्ट की जगह हमने शी को सब्जेक्ट बनाया था लेकिन शी के बाद जो वर्ड्स बचे यानी इज अ गर्ल ये होंगे प्रेडिकेट क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं हु इज अ गर्ल शी इज अ गर्ल शी इज सब्जेक्ट एंड इज अ गर्ल जो कि डिफाइन कर रहे हैं शी को वो होंगे प्रेडिकेट शिखा रन्स वेरी फास्ट हु रन्स वेरी फास्ट शिखा रन्स वेरी फास्ट तो ये हो गया प्रेडिकेट what he eats is very healthy यहाँ what he हमारा सब्जेक्ट हुआ था and eats is very healthy ये हो गया हमारा predicate now we will see some subject and predicate here there is one sentence they are going यहाँ आप देखेंगे they हुआ subject are going हुआ predicate my mother is cooking my mother subject is cooking predicate teacher teaches us English teacher subject teaches us English predicate Shreya comes here daily Shreya is subject and comes here daily is predicate so I think कि by these examples you must be clear with subject and predicate कि हमारे sentence में जो जिसके बारे में बताया जा रहा है जो मेन पर्सन है मेन एनिमल है मेन थिंग है जो काम को कर रहा है वो हो जाएगा सब्जेक्ट और उसके बारे में जो डिटेल बातें कही गई हैं वो हो जाएगा प्रेडिकेट अलॉन्ग विथ इट यू कैन कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जो काम हो रहा है यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो वर्ब की कैटेगरी में आता है जैसे दे आर गोइंग ये जो गोइंग है वो एक काम है जाना तो गोइंग हो जाएगा वो वर्ब
My mother is cooking. Cooking is a work and action, so it's a verb. Teacher teaches us English. Teaching is a work, is an action, so it is a verb. Shreya comes here daily. Coming is a work, is an action, so coming is verb. Let's proceed further. How to find subject in a sentence? अब किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे? The subject in a sentence can be a single word or a group of words. यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि एक ही होगा, एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में. इट कंटेन्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो या तो कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है. सब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाट और हु. यानी आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी जिस वर्ड के थ्रू हमें व्हाट या हु का आंसर पता चले वो होगा हमारा सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग्स आर बार्किंग. यहाँ पे द डॉग्स ये क्या है, ये सब्जेक्ट है. और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, यानी हम एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ डॉग्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे डॉग्स की बात कर रहे हैं. सो हियर यू कैन आस्क वन क्वेश्चन कि डॉग्स आर बार्किंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो पहले आप ये जानिए कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है. एंड द क्वेश्चन इज हु इज बार्किंग. If somebody is asking question who is barking, your answer will be the dogs are barking. The dogs is subject in this sentence. Now, how to find predicate in a sentence? Predicate tells us something about the subject. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि predicate subject के बारे में कुछ बताते हैं. It tells us what action the subject is performing or it describes the subject. Predicate हमें बताता है कि subject के जरिए कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, या फिर प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है. इन द प्रेडिकेट पार्ट देयर विल बी अ वर्ब. और हाँ, ये चीज आप याद रखिएगा कि प्रेडिकेट पार्ट में मोस्टली वर्ब आता है या वर्ब से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड वर्ड्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग्स आर बार्किंग. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आर बार्किंग ये हमारा प्रेडिकेट है जो कि वर्ब भी है. So, in the predicate part, there will be a verb. Now, what is an object? हमारा subject और predicate तो clear हो गया. अब चलिए हम जान लेते हैं कि object क्या होता है. It is a noun or pronoun or noun phrase on which a verb performs an action. यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर नाउन फ्रेज होगा जिस पर हमारा वर्ब जो है वो किसी एक्शन को परफॉर्म करेगा. It is the thing or person to who or to which we do the action of the verbs. यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये कोई थिंग हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है जिस पर हमारे वर्ब या हमारे एक्शन किए हुए एक्शन का असर पड़ता है. यानी हमारे वर्ब का असर, हमने कोई काम किया है जो सेंटेंस में, उसका असर जिस पे पड़े उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. A sentence may have one, two or a combination of three objects. यानी एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन या इससे भी ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. Sometimes the sentence can be of without object also. कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो भी वो सेंटेंस बनता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, I go, you come, she goes, ये भी एक सेंटेंस होगा. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमारा सब्जेक्ट आया है और उसके बाद वर्ब आया है, बट इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड द सेंटेंस. तो ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस बनता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी सेंटेंस बनता है. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. हम यहाँ बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की. The direct object in a sentence is the receiver of the action or the thing being acted upon. यानी किसी भी सेंटेंस में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, उस सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है उसका वो डायरेक्ट रिसीवर हो. यानी उस काम का जो असर है वो डायरेक्ट उस रिसीवर पर पड़े, उस इंसान या
थिंग या एनिमल पे पड़े वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्ले द गिटार। अब यहाँ पे आप देखिए, जब आप गिटार प्ले करेंगे तो प्ले करने का असर किस पे पड़ेगा? ऑब्वियसली गिटार पे पड़ेगा। सो हियर गिटार इज ऑब्जेक्ट, प्लेइंग इज वर्ब एंड गिटार इज ऑब्जेक्ट। एवरीवन राइट्स लेटर। यहाँ एवरीवन सब्जेक्ट हो गया हमारा, राइट वर्ब हो गया और लेटर क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राइटिंग का असर किस पे पड़ेगा? लेटर पे पड़ेगा। दे हिट द बॉल, दे सब्जेक्ट हो गया, हिट वर्ब हो गया, और उनके हिट करने का असर किस पे पड़ेगा? बॉल पे, तो बॉल हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ I'm giving you one trick by which you can find the direct object in a sentence. You can find the direct object by finding the verb and asking what or whom. आप किसी भी sentence में direct object find कर सकते हैं। किसके जरिए? आप पहले उसमें verb को देखिए और उस verb को देखने के बाद what और whom इन दो WH क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। बस जहां आंसर मिला वो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, I saw my ball there. अब यहां आप देखिए I हो गया सब्जेक्ट, saw हो गया verb, but saw what? क्या देखा? Answer will be ball. So ball here is an object. I subject, saw हो गया verb, and what you saw? Ball. तो ball हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे देखने का असर किस पे पड़ा? बॉल पे पड़ा। There is one more trick also. She caught a fish in her net. अब इसमें स्टेप 1 आप क्या करेंगे? पहले तो वर्ब ढूंढेंगे। तो वर्ब क्या हो गया? काम क्या हो रहा है? caught a fish. फिश हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब का असर किस पे पड़ा? फिश पे पड़ा। whom you caught? You caught a fish. Therefore, the direct object is a fish. So I think it must be clear with you. Let's see indirect object. The indirect object of a sentence is the recipient of the direct object. यानी indirect object क्या होता है किसी भी sentence में? वो जो कि direct object का recipient होता है, जो direct object को receive करता है। For example, she gave me a cake. अब यहाँ आप verb देखो, verb क्या हुआ? gave. ask what? यानी यहाँ पे question जो arise हो रहा है, किस चीज के बारे में हम पूछ रहे हैं? तो गिव के बारे में पूछ रहे हैं। गिव व्हाट? क्या दिया? केक दिया। और किसने रिसीव किया? मैंने रिसीव किया। तो अभी जैसे हमने कि देखा इसके डेफिनेशन में कि द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इन द रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रेसिपिएंट होता है। यानी कि यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है केक। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाए, सी गेव अ केक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा हो गया डायरेक्ट केक। लेकिन who received? me received, तो यहाँ पे me हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने केक दिया, मैंने रिसीव किया, तो केक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और me हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर अदर एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। he taught me English. स्टेप 1, फाइंड द वर्ब। आप यहाँ पे पहले वर्ब का पता लगाओ। अब हो गया taught। स्टेप 2 में ask what? आपका क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है कि क्या taught किया, और taught what? इंग्लिश। ही टॉट इंग्लिश, पहले हम इस तरह बनाएंगे, तो यहाँ इंग्लिश हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड स्टेप 3 में हु रिसीव्ड और रेसिपिएंट, यानी किसने रिसीव किया? रेसिपिएंट कौन है? मी, यानी मैं हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हियर इंग्लिश इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी आपके वर्ब का असर जिस पे पड़ा वो हुआ इंग्लिश, और उस इंग्लिश का असर किस पे पड़ा? मेरे ऊपर। उसने इंग्लिश पढ़ाई, और किसको पढ़ाई? मुझे पढ़ाई। he taught English. whom? me. he taught me English. So here English is direct object and me is indirect object. So by these examples I think subject, predicate, direct object and indirect object must be clear with you. Go through this video and again, then it will be totally clear with you. And stay connected with this channel. Thank you.